औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा आज हमारा क्लास 9th का जो बायो का चैप्टर नंबर 6 है एंजाइम्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस एंजाइम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक लफ्ज़ है मेटाबॉलिज्म, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम एंजाइम की तरफ चलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिक तौर पे क्या चीज़ होती है, इज द सेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि ये एक बायोकेमिकल रिएक्शंस है का नाम है, ठीक हो गया, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाक़ हो रहे होते हैं। और क्यों हो रहे होते हैं, ये मेंटेन करने के लिए, किसको, हमारी लाइफ को। यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक हो गया, वो क्यों हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हो रहे थे। इस चीज़ को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अगर हम वर्ड जो मेटाबॉलिज्म है, जो वर्ड मेटाबॉलिज्म है, इसकी बात करें तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग हमारे पास होता है चेंज, यानी कि तब्दीलियां। तो अब ऊपर अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि जो तब्दीलियां आ रही होती है रिएक्शंस के दौरान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या किस लिए होती हैं, वो मेंटेन द लाइफ, यानी कि एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए हो रही होती हैं, ठीक हो गया। और जो सबसे पहले हमारे पास मेटाबॉलिज्म का वर्ड जो यूज किया था वो इब्ने नफीस ने किया था, ठीक हो गया। इब्ने नफीस एक बायोलॉजिस्ट थे हमारे पास, ठीक हो गया। अब इब्ने नफीस ने क्या कहा था, इसकी स्टेटमेंट थी, द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज, यानी कि जिस्म जो है हमारा, ये हमेशा किसी न किसी तब्दीलियों के अंदर क्या आ रहा था, गुजर रहा होता है, यानी किसी न किसी चेंजिंग के अंदर गुजर रहा होता है। यानी कि हमारी जिंदगी में ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये हमेशा किसी न किसी चेंजिंग में गुजर रहे होते हैं। ये इसका कहने का मतलब था, इसलिए इसने ये वर्ड मेटाबॉलिज्म को क्या किया, फील्ड के अंदर यानी कि एंजाइम के अंदर लेके आए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम थोड़ा देखते हैं कि अब जो मेटाबॉलिज्म है इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब बेसिक तौर पे यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर जो हमारे पास ग्रो का काम हो रहा था या रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं, जो अपने स्ट्रक्चर यानी कि इनकी जो साख्तें होती हैं, इनको क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, कायम रखते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यानी कि जो उनके अंदर पार्ट हो रहा था और ग्रो का यानी कि नशोनुमा का, रिप्रोड्यूस का यानी कि रिप्रोडक्शन का जो काम हो रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक हो गया। और जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आ रही होती है, ये उसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्डेंट होते हैं, ठीक हो गया। पहली बात, तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने हमारे जो ग्रो या रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ये मेंटेन रखते हैं। दूसरी बात, जो हमारे माहौल है यानी कि जो एनवायरनमेंट, उसके अंदर जितनी किस्म की चेंजिंग आ रही होती है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक हो गया। ये पहली बात। दूसरी बात इसकी आती है कि जितने भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बेसिक तौर पे वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज हो रही होती है, ठीक हो गया, यानी कि तब्दील हो रही होती है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं, एक हमारे पास आती है एनाबॉलिज्म्स और दूसरी आती है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। आए सबसे पहले हम इन टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारे पास पहली है एनाबॉलिज्म, जी, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बेसिक तौर पे क्या है कि यानी कि जितने भी हमारे लार्ज मालिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया, ये बनते हैं, यानी कि तमाम छोटे छोटे मालिक्यूल्स आपस में मिलकर एक लार्ज मालिक्यूल्स बनाते हैं, उस चीज को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। यानी कि छोटी चीजों का आपस में मिलकर बड़ी चीज बनाना, वो क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। अब जब एनाबॉलिज्म बना रहा होता है तो इसके दरम्यान क्या हो रही होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी लग रही होती है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जब घर बनाते हैं तो ईंट पेंट रख के या जो मजदूर कर रहा था तो उसको बेचारे की एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी, एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो इसकी जो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल आती है वो आती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के अंदर जितने भी हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जिसके नतीजे में हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाते हैं, ठीक हो गया। आगे हमारे पास दूसरी टर्म थी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या करता है, जितने भी हमारे लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मालिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ देता है, बड़े मालिक्यूलों को क्या करता है, तोड़। इसके तोड़ने के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है,
एनर्जी क्या होती है, खारिज होती है हमारे पास, ठीक होगा। इसकी जो सबसे बड़ी हमारे एग्जांपल्स है वो डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिक तौर पे क्या होता है हमारे पास, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, जो हमारे फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ब्रेक करवाते हैं, ठीक होगा। इसके नतीजे में डिफरेंट हमारे पास गैसेस वगैरह बनती हैं। इंशाल्लाह इसको हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर बड़ी डिटेल के चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम इसको बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं अपने अब जो मेटाबॉलिज्म है इसका हमारे एंजाइम के साथ क्या रोल है, ठीक है, इसका क्या रोल बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हमने एक बात ऊपर की थी कि मेटाबॉलिज्म्स एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि अब मेटाबॉलिज्म कि जब ये ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हो रही है तो क्या होता है, जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, और ये किसके जरिए हो रहे हैं, बाय एंजाइम, एंजाइम के जरिए हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी से एक छोटी एग्जांपल ले लें अंडरस्टैंड करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वो है एंजाइम, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर कर्चुअल ऑफ द मेटाबॉलिज्म। जो कर्चुअल लिखा है इसका जो मीनिंग है वो है अहम, यानी कि एंजाइम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम है। क्यों अहम है, बिकॉज दे एक्ट हैज अ बायो कैटलिस्ट एंड स्पीड ऑफ द रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथ वे, यानी कि ये तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हो रहा होता है इसको एक स्पीड अप करता है और दूसरी बात इसे बाकायदा करता है। अब लफ्ज यहाँ पे आ रहा है बायो कैटलिस्ट, ठीक है। बायो का तो मतलब आपको पता चल गया लाइफ। अब जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का हमारे पास मीनिंग होता है ओनली चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ, यानी कि अगर हमारा रिएक्शन कम स्पीड पे है तो इसको बढ़ा देगा, अगर ज्यादा स्पीड है तो कम कर देगा। यानी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा कि हमें स्पीड अपनी अप करनी है कि डाउन करनी है, तो हम इस कैटलिस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का जो वैसे मीनिंग हमारे पास आता है तेज, स्पीडी, ठीक हो गया। तो इसका एक सबसे बड़ा हमारे पास ये फायदा होता है कि यानी कि जब ये रिएक्शन के दौरान यूज होता है, यानी कि रिएक्शन को करवा रहा होता है तो ये खुद यूज ही नहीं होता, यानी कि जिस तरह आया था वैसे का वैसे ही रहता है ये, ठीक हो गया। इसको हम अभी थोड़ी देर आगे जाके डिटेल में देखते हैं बायो कैटलिस्ट को भी, ठीक हो गया। चलते हैं हम, चलिए अब हमारा जो टॉपिक था एंजाइम वो स्टार्ट हो गया। अब हम एंजाइम्स को देखते हैं, ठीक हो गया। एंजाइम बेसिक तौर पे हमारे पास प्रोटीन ही होती हैं, ठीक हो गया। अब ये कैसी प्रोटीन होती हैं जो कैटालाइज करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज करवाती हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाती हैं, ठीक हो गया। यानी कि केमिकल जो रिएक्शन की स्पीड हो रही, फर्स्ट अगर हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन अगर वो 3 मिनट में हो रहा था तो अब ये एंजाइम की वजह से वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। यानी कि जो काम हमारा 3 मिनट में हो रहा था वो काम हमारा 1 मिनट में होना शुरू हो गया, यानी कि स्पीड अप करेगा हमारे रिएक्शंस को। और इसके दौरान सबसे बड़ी बात जो अभी पीछे बात कर रहा था, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान ये खुद कभी भी चेंज नहीं होता, ये जैसा था वैसे ही रहता, खुद चेंज नहीं होता, ठीक हो गया। ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास एंजाइम के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है सबस्ट्रेट और एक आता है प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सबस्ट्रेट को। कहता है कि इन एंजाइमेटिक रिएक्शन दी मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर एंजाइम ने अपना काम करना होता है वो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब जिसके ऊपर एंजाइम ने अपना काम करना होता है, जिसके ऊपर इसने एक्ट करना होता है, वो चीज होती है सबस्ट्रेट। और इसके नतीजे में जो चीज जो सबस्ट्रेट हमने दी उसके नतीजे में जो एक नई चीज बनती है हमारे पास, जो एक नया मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक हो गया, वो हमारे पास कहलाती है प्रोडक्ट। इसको आसान समझाने के लिए आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाते हैं जी। ये रही हमारी डायग्राम, यानी कि ये देखिए एक एंजाइम की एक शक्ल है हमारे पास, ये एंजाइम है, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट है। अब ये जो पार्ट है ये इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट का मतलब जहां पे इसने रिएक्ट करना होता है, यानी कि जहां पे इसने काम करना होता है, यानी कि इसका वर्किंग एरिया, ठीक हो गया आसान लफ्जों में। अब वो ये सबस्ट्रेट है। अब इसके ऊपर एंजाइम ने क्या करना है, एक्ट करना है, इसके ऊपर काम करना है। जैसे ही इसके अंदर फिट होगा एंजाइम अपना काम क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब स्ट्रेट के ऊपर उसने अपनी एक्ट करना दिया, ठीक हो गया। अब इसके नतीजे में क्या हो गया, हमारे पास ये प्रोडक्ट, आपको 2 पार्ट्स नजर, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, यानी क्या, ये सबस्ट्रेट अब एक न्यू चीज बन गई है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं। प्रोडक्ट वैसे भी कहते हैं कोई नई चीज बनने को हम प्रोडक्ट कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की समझ आ गई होगी, ठीक हो। आगे हम चलते हैं अपनी एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या चीज है।
जी, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं कि अब जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, बेसिक तौर पे ये एक बैरियर का काम कर रही होती है। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत रिएक्शन के को शुरू होने में एक रुकावट यानी कि एक बैरियर का काम करती है। कोई भी रिएक्शन हम स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है? उसके दौरान बैरियर का काम करती है, यानी कि रुकावट का काम करती है। ठीक हो गया। अब इस रुकावट को कौन कम करता है? वो हमारे करते हैं एंजाइम। एंजाइम्स क्या करता है? एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी की को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। अब इसे कम करता है तो जाहिर बात है जो बैरियर था वो भी कम होता है, बैरियर यानी कि वो रुकावट भी कम होगी। अभी हमने बात की ऊपर कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिक तौर पे एक बैरियर का काम करते है किसी को रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में। ठीक हो गया। अब एंजाइम इस बैरियर को कम करने के लिए क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे एक्टिवेशन जो हमारी एनर्जी है ये कम होती है और बैरियर ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो अब इसके नतीजे में होता क्या हमारे पास? अब एंजाइम की वजह से क्या होगा? हमारा रिएक्शन जो परसिस्ट करेगा एट फास्टर यानी कि बड़ी स्पीड अप करेगा। यानी कि हमारा जो अब एंजाइम है, अब वो एक्टिवेशन जो बैरियर थी वो बैरियर खत्म हो गया, तो अब एंजाइम अपना काम बड़ी स्पीड अप करेगा। ठीक हो गया। इसके लिए हम छोटा सा ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एनर्जी का यानी कि वाई एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी है और हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमें ये जो पिंक कलर की आपको जो ये लाइन नजर आ रही है, जहां पे आपको मेरा कर्सर भी नजर आ रहा है, ये वो रिएक्शन है जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी के साथ किया, यानी कि विदाउट एंजाइम किया। एक्टिवेशन एनर्जी थी लेकिन किसमें किया? विदाउट एंजाइम। एंजाइम को इन्वॉल्व नहीं किया। तो खुद देखें कि इसने काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड किया, एनर्जी भी काफी ज्यादा लगी। ठीक है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल देना शुरू करूं आपको ज्यादा और अंडरस्टैंड करवाने के लिए, अगर फर्स्ट करें ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, यानी कि 1 घंटा 2 घंटे, तो अब खुद देखें कि अब विदाउट एंजाइम हमारा जो काम था वो 2 घंटे में हो रहा था। ठीक हो गया। अब जैसे ही हमने एक्टिवेशन एनर्जी को विद एंजाइम का काम करना शुरू कर दिया तो वही देखें हमारा टाइम ऑटोमेटिकली 1 के ऊपर आ गया। यानी कि देखिए खुद यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह यानी कि जो हमारा एंजाइम्स है ये हमारे रिएक्शन को फास्ट अप करता है। ठीक हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी अंदर अगर एंजाइम इन्वॉल्व होगा तो हमारा रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है। अब वो कौन से ऐसे वे हैं जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम करते हैं? कौन? एंजाइम। हमने अभी देखा पीछे कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अब वो देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह डिक्रीज करते हैं या कम करते हैं। उसके लिए हमारे पास इसके कुछ 3 पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए? जो सबस्ट्रेट है इसकी जो शेप है इसको तब्दील कर लेता है, इसका अल्टरनेटर ले आता है, यानी कि इसकी शेप को क्या करता है? चेंज करता है। तो सबस्ट्रेट की शक्ल चेंज करने के नतीजे में क्या हो जाता है? हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो कुछ एंजाइम है वो क्या करते हैं? सबस्ट्रेट जो होता है इसके अंदर कुछ मौजूद चार्जेस मौजूद होते हैं। सबस्ट्रेट के अंदर कुछ चार्जेस मौजूद होते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रही होती है, यानी कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट के जो चार्जेस होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है तो उसके अंदर क्या करता है? डिसरिप्टिंग कर देता है, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, उसके अंदर खलल डाल देता है आसान लफ्जों में। ठीक है। तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट है यानी कि उसके चार्जिंग की जब डिवीजन हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, तो तब क्या करता है? ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है। ठीक हो गया। तीसरा और लास्ट हमारे पास पॉइंट है, ये एंजाइम को क्या करता है? एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को अमल करने के लिए एक दुरुस्त सिमतों और मुकामात पर लाकर एनर्जी को कम करता है, यानी कि एक करेक्ट ओरिएंटेशन में लेके आता है, यानी कि एक दुरुस्त सिमत के अंदर लेके आता है और वहां पर लाकर इसको रिएक्ट करवाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आती तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें, मिनी यूनी, और उसके साथ छोटे से लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाले जो लेक्चर की वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।